हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा सा वेलकम और उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है आज। मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 3। तो इसमें जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है कंसेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। डेंसिटी से रिलेटेड हमने टॉपिक पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, डेंसिटी जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो हम सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए एक केस पढ़ लेंगे, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, और एक केस हम पढ़ लेंगे गैस के लिए। सॉलिड और लिक्विड के लिए सेम होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए जरा, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए मैं पहला लिख रहा हूं एब्सोल्यूट डेंसिटी। इसको मैं एडी से लिख लेता हूं। एब्सोल्यूट डेंसिटी इज इक्वल्स टू, एब्सोल्यूट डेंसिटी वही होता है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वही एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है। तो यहां से एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मास नॉर्मली ग्राम में और वॉल्यूम आपके पास किस में रहेगी? एमएल में। तो ग्राम पर एमएल, एमएल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी किसकी? एब्सोल्यूट डेंसिटी की। सो जो नॉर्मल आप डेंसिटी पढ़ रहे हो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वही आपके पास एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है। इसके अंदर सेकंड है आपके पास, सेकंड है आपके पास, सेकंड है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को मैं आरडी से लिख लेता हूं। रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी? ध्यान से देखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, या ऐसे कर लीजिए सॉलिड या गैस कोई भी, सॉलिड या लिक्विड, सॉरी, सॉलिड ओब्लिक लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास क्या हो जाएगी? रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। तो ऊपर जो लिख रखा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड ओब्लिक लिक्विड, वो एक्चुअली क्या है? एब्सोल्यूट डेंसिटी ही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या? ऊपर वाले को हमने लिख दिया एब्सोल्यूट डेंसिटी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है? डेंसिटी ऑफ H2O, इसको मैं DH2O से लिख देता हूं। सो एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास? सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास? एब्सोल्यूट डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। इट मींस, इट मींस रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी आपके पास क्या होगी? सेम हो गई। लेकिन इसमें एक विशेष बात है, क्या? कि यहां पर जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है वो तो यूनिट होती है उसकी ग्राम पर एमएल। अब रिलेटिव डेंसिटी दो चीजों का रेशियो हो गया, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी यहां पे? यूनिट लेस। रिलेटिव डेंसिटी यहां पे क्या हो जाएगी? यूनिट लेस। और एक और बात, रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। रिलेटिव डेंसिटी को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का एक और क्या नाम होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। तब तक इसको देख लीजिए आप। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या रहेगा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जो नॉर्मल आप डेंसिटी पढ़ रहे हो वही एक्चुअली एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, यूनिट ग्राम पर एमएल रहेगी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड कोई भी है आपके पास, मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी है, उसको डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से आपने डिवाइड करना है, तो ये यूनिटलेस हो जाएगी। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों सेम ही चीज है, बस रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस रहने वाली है और एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है उसकी यूनिट रहेगी ग्राम पर एमएल। दूसरी बात, रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, फाइंड डेंसिटी ऑफ 10 ग्राम HNO3 इन 50 ml सॉल्यूशन। तो आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने 10 ग्राम HNO3 50 ml सॉल्यूशन के अंदर है और आपने डेंसिटी निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप,
बिल्कुल सिंपल सा है, मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालनी है इसमें। AD इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास कितना दिया है 10, वॉल्यूम कितनी है आपके पास 50, क्या आ गया आंसर 1/5। तो इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे तो 0.2 यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम पर ml। ये आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है। डेंसिटी आपने HNO3 की कैलकुलेट करनी थी। HNO3 का मास आपको दिया है कितना 10 ग्राम, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 50 ml, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 40 ग्राम यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन। अब देखिए क्या लिखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब भी क्या रहने वाला है आपके पास रिलेटिव डेंसिटी, यहां पे बताया था। रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली एब्सोल्यूट डेंसिटी ही है, बस ध्यान रखना कि इसके पीछे हम यूनिट नहीं लगाएंगे, सेम है इसमें भी। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट डेंसिटी। दोनों चीजें सेम ही है, बस इसमें यूनिट नहीं लिखेंगे हम। तो यहां से मास क्या आ गया 40 और वॉल्यूम क्या हो गई 100, इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो 1 ये 0 और 2 डिवाइडेड बाई 5 ये क्या आ गया 0.4, और यही आंसर हो जाएगा। इसके पीछे हम यूनिट नहीं लगाएंगे, ठीक है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट है फोर गैसेस। अब गैसेस के लिए बेटा तीन चीजें डिफाइन करनी है हमने, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरा रिलेटिव डेंसिटी, और तीसरा वेपर डेंसिटी। देखिए जरा, सबसे पहले शुरुआत में हम क्या पढ़ेंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो यहां पे मैं फर्स्ट ले लेता हूं। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है वो किसी भी गैस के लिए होती है PM डिवाइडेड बाई RT। PM डिवाइडेड बाई RT। यहां पे P क्या होता है, P होता है प्रेशर ATM के अंदर, M होता है मोलर मास ऑफ द गैस, या मोलिकुलर वेट लिख लो आप, मोलर मास ऑफ गैस। R होता है यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या सिंपल आप गैस कांस्टेंट लिख सकते हो। गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इसकी यूनिट होती है। न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए हम 0.0821 को 1/12 लिख लेंगे, और टेम्परेचर T क्या होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर होता है बेटा केल्विन में। तो यहां पे आप देख लीजिए एब्सोल्यूट डेंसिटी गैसेस के लिए किसके बराबर होती है PM डिवाइडेड बाई RT। किसके बराबर होती है PM डिवाइडेड बाई RT, जहां पे P प्रेशर हो गया, M मोलर मास ऑफ द गैस हो गया, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू 0.0821 होती है, और T टेम्परेचर हो गया केल्विन के अंदर। इसको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम 1/12 ले लेंगे, ठीक है। अब ये रिलेशन कहां से आता है PM डिवाइडेड बाई RT, ये आइडियल गैस इक्वेशन से आता है। इसको मैं करवा देता हूं अलग से एक स्लाइड ऐड करके, देखना जरा ये रिलेशन कहां से आता है। ये आता है आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन होती है बेटा PV इज इक्वल्स टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन ये क्या है आइडियल गैस इक्वेशन। ये बहुत सारे गैस के लॉ होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये हम 5th चैप्टर में पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। वहां से ये रिलेशन आती है, और ये फिजिक्स में भी आता है आपके पास PV इज इक्वल्स टू nRT। तो कोई भी गैस अगर इस इक्वेशन को फॉलो करती है तो उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन होती है ये। अब इसमें कुछ हम मॉडिफिकेशंस करेंगे। PV इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को मैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट लिख दूंगा, RT हो गया। अब यहां से इस M को आप इधर भेज दो और वॉल्यूम को आप इधर भेज दो, क्या हो जाएगा PM इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई वॉल्यूम RT। अब देखिए जरा वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या होती है डेंसिटी। सो PM इज इक्वल टू DRT। तो यहां से अगर मैं D की वैल्यू निकालूंगा तो RT को नीचे भेज दूंगा, PM डिवाइडेड बाई RT। तो ये रिलेशन यहां से आता है आपके पास
आइडियल गैस इक्वेशन से ये रिलेशन आता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू पीएम डिवाइडेड बाई आरटी। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं, पीछे का क्वेश्चन रह गए होंगे हमारे, देखना जरा। ठीक है, ये रिलेशन हो गया, ये कैसे आया है। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद एब्सोल्यूट डेंसिटी के बाद इसमें दो डेंसिटीज और आती हैं, एक रिलेटिव डेंसिटी और एक वेपर डेंसिटी। तो देखिए जरा, सेकंड है इसमें वेपर डेंसिटी। पहले रिलेटिव डेंसिटी कर लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी आरडी। बिल्कुल सिंपल सा है, डेंसिटी ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अनदर गैस, D1 डिवाइडेड बाय D2। बिल्कुल सिंपल है। एक कंडीशन है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैसेस का सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अनदर गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां से अगर मैं D1 की वैल्यू लिखना चाहूं इसको देखते हुए, तो क्या हो जाएगा, PM1 डिवाइडेड बाई RT। ये आपके पास D1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आपके पास D1 की वैल्यू हो गई। D2 की वैल्यू बताइए यहां से, PM2 डिवाइडेड बाई RT। आपके पास D1 डिवाइडेड बाई D2 ये हो गया। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो RT ऊपर चला जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, PM1 डिवाइडेड बाई RT मल्टीप्लाइड बाई RT डिवाइडेड बाई PM2। तो जो कटने के बाद बचेगा, RT से RT कैंसिल, P से P कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, M1 डिवाइडेड बाई M2। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो है किसी भी गैस की, वो एक गैस का और दूसरी गैस का जो मोलिकुलर मास है उसका रेशियो है, सिंपल। ठीक है, यहां तक देख लीजिए आप आराम से, फिर से सुन लीजिए। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अनदर गैस। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे P और T की वैल्यू सेम ली है, ऊपर वाली गैस के लिए भी नीचे वाली गैस के लिए भी। R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/12 है। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सोल्व करते हो तो M1/M2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सेकंड गैस। ये क्या हो जाएगा आपके पास, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। इसमें बेटा एक थर्ड चीज और आती है, थर्ड चीज क्या है, वेपर डेंसिटी। थर्ड क्या है इसमें, वेपर डेंसिटी, जिसको हम VD से लिख लेंगे। वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। रिलेटिव डेंसिटी क्या था, डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रिस्पेक्ट टू सेकंड गैस। यहां पे दोनों गैसेस कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन वेपर डेंसिटी के केस में जो दूसरी गैस है वो कंफर्म्ड है कि हाइड्रोजन होगी। तो मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप इस रिलेशन का यूज कर ले इधर वाली का, कि डेंसिटी ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अनदर गैस, तो ये फाइनल क्या आया था, M1/M2। तो यहां पे देखिए डेंसिटी ऑफ वन गैस की जगह मैं लिख रहा हूं मोलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब सभी को पता है हाइड्रोजन गैस का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 2। इसका मतलब जो वेपर डेंसिटी है वो क्या आ जाएगी, मोलिकुलर वेट किसी भी गैस का डिवाइडेड बाय 2। आपके पास ये रिलेशन आ जाएगी, किसके लिए, वेपर डेंसिटी के लिए। देख लीजिए, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि 2 कहां से आया, क्योंकि मोलिकुलर वेट जो है हाइड्रोजन का वो कितना था, 2 था। तो अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड डेंसिटी ऑफ SO2 एट 2 ATM एंड 480 केल्विन। आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और आपको कंडीशन क्या दे रखी है, 2 ATM प्रेशर है और 480 केल्विन टेम्परेचर है। सिंपल ये फॉर्मूला लगाना आपने, कौन से वाला, ये वाला।
ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। एब्सोल्यूट डेंसिटी किसके बराबर रहेगी, पीएम डिवाइडेड बाई आरटी। तो जो नॉर्मल डेंसिटी आप पढ़ रहे हो गैस के लिए वो क्या होती है, पीएम डिवाइडेड बाई आरटी। तो यहां से ये जो फॉर्मूला है ये हमने इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर देना है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। यहां से डेंसिटी इज इक्वल्स टू पीएम डिवाइडेड बाई आरटी। प्रेशर कितना है बेटा, 2 atm। एम क्या है, मोलिकुलर मास किसका, SO2 का। SO2 का मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए यहां से। SO2 का मोलिकुलर वेट क्या रहेगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 2 32, कितना हो गया 64। 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू, यहां से आर की वैल्यू 0.0821 की बजाय 1/12 लिख लीजिए, सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगा 1/12 इंटू टी टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए 480। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, देखिए जरा 12 से जाएगा ये, 12 1 जा 12 4 जा 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 40। अब ये 2 से चला जाएगा, 2 से 20, ये क्या आ गया 6.4 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये 0 को हटाओगे तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो ये क्या आ गया 3.2। क्लियर है, ये आपके पास डेंसिटी आ गई SO2 गैस की। कर लेंगे यहां तक, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए जरा। अच्छा ये वो समझाया था आपको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आप डी जो डेंसिटी है वो पीएम बाई आरटी कैसे आती है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको दो गैसेस दे दी, एक सल्फर डाइऑक्साइड दे दी और एक CH4 मीथेन दे दिया, और आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखिए, रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ CH4। ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला क्यों लगा आप पीछे देख सकते हैं, यहां पर देखिए, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस। और इसको जब आप सोल्व करके आते हो तो फाइनली आंसर क्या आता है आपके पास, मोलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सेकंड गैस। तो इसका आप यूज करके और यहां पे इसको आप सोल्व कर लेंगे। देखिए जरा, m मोलिकुलर मास SO2 का और m CH4 मोलिकुलर मास मीथेन का। तो यहां से सल्फर डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास 32 + 32 64 डिवाइडेड बाई मीथेन का कितना हो जाएगा 12 + 4 16, कितना आ गया रिलेटिव डेंसिटी, यहां पे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ O2। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो मोलिकुलर वेट O2 का कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा 16। ये वेपर डेंसिटी हो गई आपके पास किसकी, ऑक्सीजन गैस की। मोलिकुलर वेट को आपने 2 से डिवाइड करना है, दैट्स इट, इतना सा काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन देखिए क्या होती है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड में आप कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड, मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला लगता है आपके पास। परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का अगर आप निकालना चाह रहे हैं किसी भी कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड के 1 मोल में एलिमेंट का मास कितना है,
उसको आप डिवाइड कर दोगे मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड से। 1 मोल कंपाउंड से आप डिवाइड कर देंगे 1 मोल के अंदर जितना मास रहेगा कंपाउंड का, और उसको परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपने लगाना है, और ये जैसे ही 2 क्वेश्चन करोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे सोल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, फाइंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। ये क्वेश्चन दिया है आपको कि आपने हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है वाटर में। तो बताइए 1 मोल वाटर का मास कितना होगा बेटा? 1 मोल वाटर का मास होता है 18 ग्राम। ठीक है, यूनिट लिखो ची मत लिखो, क्योंकि ऊपर भी मास और नीचे भी मास, दोनों की यूनिट एक दूसरे से कैंसिल होने वाली है। परसेंटेज में यूनिट का कोई काम नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए कैसे करेंगे। यहां पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, हाइड्रोजन का मास वाटर में कितना है 1 मोल वाटर के अंदर 2 ग्राम्स, डिवाइडेड बाई टोटल 1 मोल वाटर का मास कितना है 18 इंटू में 100। तो ये क्या आ गया 2 से 9, 100 बाई 9। इसको सोल्व करेंगे तो 9 1 जा 9, 1 9 1 जा 9, 11.11% आ जाएगा। सेम टू सेम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर आप निकालोगे तो ऑक्सीजन का मास 1 मोल में कितना रहेगा? ऑक्सीजन का कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई वाटर का टोटल 18 इंटू 100। इसको सोल्व कर लेंगे आप, 2 से 8 2 से 9 कितना आ गया 800 डिवाइडेड बाई 9। इसको सोल्व कर लेंगे 88.88%। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। 1 मोल कंपाउंड जो है उसके अंदर जो एलिमेंट का आपसे परसेंटेज पूछा गया है आप देख लीजिए उसका मास कितना है। वाटर का 1 मोल है तो हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो 2 डिवाइडेड बाई टोटल इसका कितना है 18, 2 बाई 18 इंटू 100। ऑक्सीजन के लिए सोल्व करोगे तो ऑक्सीजन का कितना रहेगा 16, 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आपने हर एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है। तो आपके पास यहां पे 3 एलिमेंट है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। यहां से बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए जरा टोटल जो CaCO3 है उसका मोलिकुलर वेट बता दीजिए आप। CaCO3 का मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए। कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 जा 48, और ये जब आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 100। इसमें तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। जिसका एक्चुअली जितना मास है उतनी ही परसेंटेज आएगी, क्योंकि टोटल जो है मास कितना हो गया 100 हो गया। सोल्व करके देख लीजिए परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो 1 मोल में कैल्शियम कितना है 40, टोटल 1 मोल का कितना मास है 100 इंटू 100, सोल्व करोगे कितना आएगा 40%। कैल्शियम कितना है 40%। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालोगे तो 1 मोल में कार्बन कितना है 12, टोटल कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना परसेंट आएगा 12%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे, ऑक्सीजन का 1 मोल में कितना है 48 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आ जाएगा 48%। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर। सल्फर का आपके पास 3.4% है। फाइंड मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन। आपने इंसुलिन का मिनिमम मोलिकुलर वेट निकालना है कि कम से कम कितने इंसुलिन का कितना मोलिकुलर वेट हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अगर कहीं पर परसेंटेज दिया है तो मैं इसको आपको ओपन करके लिखना सिखा रहा हूं, कैसे लिखेंगे। 3.4% ऑफ सल्फर मींस दैट, इसका क्या मतलब है ध्यान से देखना। इसका मतलब है 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन। इसका ये मतलब है
कि 100 ग्राम इंसुलिन में कम से कम, या जो एग्जैक्ट दे रखा है परसेंटेज, उसका मतलब यही है कि 100 ग्राम इंसुलिन के अंदर 3.4 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है, इसका ये मतलब है। ठीक है, 3.4 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है 100 ग्राम इंसुलिन में। अब अगर सल्फर प्रेजेंट है तो आप ये मान सकते हो, मिनिमम मोलिकुलर वेट निकालना है तो ये मान सकते हो कि कम से कम 1 मोल तो प्रेजेंट रहेगा सल्फर का, कम से कम 1 मोल सल्फर प्रेजेंट रहेगा। तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, एट लीस्ट 1 मोल ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट, 1 मोल ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट। अगर एक मोलिक्यूल इंसुलिन में 1 एटम सल्फर का प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या रहेगा कि आपके पास कम से कम 1 मोल प्रेजेंट है, तो आप दोनों के मोल्स को इक्वेट कर दीजिए, दोनों के मोल्स को इक्वेट कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका अगर आप मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो 3.4 डिवाइडेड बाई सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है, इज इक्वल्स टू इंसुलिन का गिवन वेट कितना है 100 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया इसका मोलिकुलर वेट। ठीक है, यहां से आपने मोलिकुलर वेट निकाल लेना है इंसुलिन का, ये MW क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन। तो जब आप इसको सोल्व करोगे MW ऑफ इंसुलिन, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइडेड बाई 3.4। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये लगभग 941 के अराउंड आएगा। ये मिनिमम मोलिकुलर वेट हो गया किसका, इंसुलिन का। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, दोबारा से सुन लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.4% सल्फर आपको दे रखा है इंसुलिन के अंदर, तो अगर 3.4% सल्फर का मतलब क्या हुआ, 3.4 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है 100 ग्राम इंसुलिन में, और दोनों में 1 मोल प्रेजेंट रहेगा, मतलब एक मोलिक्यूल इंसुलिन में 1 एटम सल्फर का है, तो दोनों के मोल आप इक्वेट कर देंगे, यहां से कम 1 मोल तो प्रेजेंट है। तो यहां से जब आप दोनों के मोल बराबर करेंगे, सल्फर के मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट जो कि 3.4 ग्राम है, मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट है यहाँ पे 32। इंसुलिन के लिए क्या करेंगे, गिवन वेट 100 ग्राम हो गया और मोलिकुलर वेट आपने निकालना है, यहां से सोल्व कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैफीन कंटेन्स 28.9% बाई मास नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मोलिक्यूल ऑफ कैफीन। ये यहां पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, थोड़ा डार्क में है, दिख रहा होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मोलिक्यूल ऑफ कैफीन इज, और मोलिकुलर वेट दिया है कैफीन का 194। देखिए जरा, इसको भी आप ओपन करके लिख लेंगे, 28.9% बाई मास नाइट्रोजन है ना, इसका मतलब क्या रहेगा, 28.9 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कैफीन। कैफीन को शॉर्ट फॉर्म में CAFF लिख देता हूं। 28.9 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कैफीन। अब इतना वेट प्रेजेंट है नाइट्रोजन का 100 ग्राम कैफीन में, वेट हो गया, एटॉमिक वेट है हमारे पास, मोल आ जाएंगे, मोल से एटम आ जाएंगे, इसके मोलिक्यूल आ जाएंगे, बिल्कुल सिंपल से, ध्यान से देखते हुए चलना। 28.9 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, यहां से अगर मैं मोल निकालूंगा तो कैसे निकलेंगे, 28.9 डिवाइडेड बाई इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 14, ये क्या आ गए इसके मोल। यहां से अगर मैं इसके एटम निकालूंगा तो मल्टीप्लाइड बाई Na, ये क्या आ गए नाइट्रोजन के एटम। तो यहां से क्या लिख रहा हूं मैं, इतने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन, अब यहां से भी इसके मोलिक्यूल निकालेंगे, 100 ग्राम कैफीन में 100 डिवाइडेड बाई 194, ये इसके मोल आ गए, और यहां से आप क्या निकालोगे, इसके मोलिक्यूल्स निकालोगे, तो Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर, Na क्या है यहां पे, एवोगैड्रो नंबर, इतने मोलिक्यूल्स ऑफ कैफीन, इतने मोलिक्यूल्स ऑफ कैफीन, लास्ट का दिखाई दे रहा है आपको, दे रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 28.9 डिवाइडेड बाई 14 इंटू Na एटम्स, मतलब कि जो वेट दिए रखा था उससे मोल निकाल लिए, मोल से एटम निकाल लिया आपने नाइट्रोजन के, इतने मोलिक्यूल्स ऑफ कैफीन में। तो इसको आप उल्टा पढ़ लीजिए, पीछे से पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे, इतने जो मोलिक्यूल्स हैं,
कितने 100 डिवाइडेड बाई 94 इंटू Na मोलिक्यूल्स ऑफ कैफीन में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं नाइट्रोजन के। तो अगर मैं वहां से एक मोलिक्यूल में निकालूंगा तो ये वाली जो टर्म है इसको मैं इधर क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से मैं एक लाइन लिख रहा हूं, क्या 1 मोलिक्यूल ऑफ कैफीन इज इक्वल्स टू 28.9 इंटू Na डिवाइडेड बाई 14 एंड डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड इंटू Na डिवाइडेड बाई 194 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। देख लीजिए, इसको फिर से आराम से देख लीजिए। 28.9 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट था 100 ग्राम कैफीन के अंदर, तो यहां से आपने मोल निकाल लिए, मोल से एटम निकाल लिए, मतलब कि 28.9 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से हमने निकाल लिए कितने एटम्स है नाइट्रोजन के। 28.9 डिवाइडेड बाई 14 इंटू Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कितने मोलिक्यूल्स ऑफ कैफीन में 100 ग्राम जो कैफीन का मास दे रखा था आपके पास, उससे आपने मोलिक्यूल्स निकाल लिए। वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इंटू में Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने मोलिक्यूल्स ऑफ कैफीन निकाल लिए। तो मैंने कहा इसको आप उल्टा पढ़ लीजिए, यहां से पीछे से पढ़िए, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कैफीन में इतने एटम्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन के। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रेजेंट रहेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन में अगर आप नाइट्रोजन के एटम्स निकालेंगे तो इस पूरी चीज को इसके डिवीजन में भेज देंगे। आपने सिर्फ ये सोल्व करना है, ठीक है। और यहां से भी आपको बहुत सारी चीजें तो दिख रही होंगी, Na से Na कैंसिल हो रहा है, 194 को ऊपर भेजोगे, इसको सोल्व कर लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 4 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाए। मतलब एक मोलिक्यूल कैफीन में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। तो आज हमने दो चीजें सीख ली हैं। पहला क्या सीखा है, डेंसिटी के डिफरेंट केसेस, सॉलिड लिक्विड के लिए, गैस के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, और गैस के लिए आपने एक और एक्स्ट्रा चीज सीखी है वेपर डेंसिटी, और परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन थे इससे पहले वाले ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। एनसीईआरटी प्रदीप बेस्ड ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जाते जाते हम आपको एक बात बोल देते हैं, बहुत बड़े वाला थैंक यू आपके लिए, आप यहाँ तक आए, आपने ये क्लास देखी, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर।